हिंदी साहित्य में आज सुनेंगे आधुनिक दौर की लेखिका एवं शिक्षाविद मीनू त्रिपाठी की लिखी हुई कहानी मूल्यांकन। मीनू त्रिपाठी जी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी जी, नेहा दीदी का फ़ोन है। दीदी बहुत परेशान है। उनकी मदर इन लॉ। स्वरा कुछ कहती, नलिनी ने व्यग्रता से फ़ोन लेकर हेलो कहा तो जवाब में नेहा की घबराहट भरी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ बाथरूम में गिर गई हैं। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे? कहाँ? कब? अभी कैसी हैं? कोई है उनके पास? नेहा की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर नलिनी ने एक साथ कई सवाल बेटी से पूछ डाले। तो जवाब में नेहा रुआसी सी बोली, वो इंदौर में ही हैं। आज रात उन्हें अहमदाबाद के लिए चलना था। अब कैसे आएंगी? मम्मी, अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद तो सलील को कनाडा भी जाना है। अगले हफ्ते डिलीवरी डेट है। सलील पूछ रहे हैं आप आ पाओगी क्या? बेटी ने चिंता में डालने वाली इतनी सारी खबरें देकर ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि वो धर्म संकट में पड़ गईं और कोई जवाब नहीं दे पाईं। क्या हुआ मम्मी, बोलो, आ पाओगी? नेहा ने प्रश्न दोहराया तो हकबका कर बोली, क्या कहूँ, एकदम से ऐसे? पर मैं समझ सकती हूँ मम्मी, पर इस खबर ने तो परेशान कर दिया। क्या करूँ? नेहा की आवाज़ से लग रहा था कि बस अभी रो ही पड़ेगी। नलिनी की भी मनोदशा अब तक ऐसी ही हो गई थी। एक ओर बेटी की पहलौटी संतान का जन्म, दूसरी ओर महीना भर पहले बहू बनकर आई स्वरा के भरोसे घर छोड़ने का जोखिम। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह हुआ है। नई नवेली बहू घर के तौर तरीके देख ले, एडजस्ट हो जाए, यही सब देख समझकर पहले ही प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय नेहा की सास अहमदाबाद जाएंगी और 1-1.5 महीना रुक कर जब वो वापस आएंगी तब वो चली जाएगी। इस तरह कम से कम 2.5-3 महीने तक नेहा और उसके बच्चे की सार संभाल हो जाएगी। पर समधन के हाथ में हुए फ्रैक्चर ने उसकी जान सांसत में डाल दी। मम्मी, कुछ बोलो ना, क्या होगा अब? नेहा के प्रश्न दोहराने पर अब की बार उसने हिम्मत बटोर कर कहा, तू घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। जल्दी बताना मम्मी। हाँ हाँ, अब क्या सारी चिंता तू ही करेगी? कुछ हमारे लिए भी छोड़, हम हैं चिंता करने के लिए। ठीक है मम्मी, पर आजकल में ही बता देना। उसके स्वर से राहत छलकी। तुम बस अपना ध्यान रखो और मेडिटेशन करो। नेहा को तसल्ली देकर नलिनी ने फ़ोन रख दिया और किंकरते विमूढ़ की अवस्था में कुछ देर यूं ही बैठी रही। अचानक बनी परिस्थितियां और फुल टाइम प्रेग्नेंट बेटी की अवस्था ने उसे घोर चिंता में डाल दिया था। परिस्थितियां वाकई विकट थीं। समधन जी के हाथ में हुए फ्रैक्चर ने न केवल उन्हें बल्कि सभी को मुश्किल में डाल दिया था। दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही थीं। ऐन मौके पर वो नेहा को भी मेरठ नहीं बुला सकती। उसका फुल टाइम चल रहा है, इसलिए एयरलाइंस वाली भी अलाउड नहीं करेंगे और ट्रेन से आना तो मुमकिन ही नहीं। जो भी हो, जाना तो पड़ेगा ही। क्या होगा, कैसे होगा, सरीखे प्रश्न दिमाग में हथौड़े से ठुक रहे थे कि तभी स्वरा ने चिंता से उबारा, मम्मी जी, इतना क्या सोचना, आप दीदी के पास अहमदाबाद चली जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। उसकी सहृदयता पे नलिनी ने यूं फीकी मुस्कान दी मानो कह रही हो, तुमने कह दिया उतना ही बहुत है। तो आप कब निकलोगी? उसके उतावलेपन पर को झुंझलाई। आसान है क्या घर छोड़ना? समझ रही हूँ मम्मी, पर जाना तो पड़ेगा ही, वो भी जल्दी से जल्दी। स्वरा के पक्ष में सहसा उसके ससुर माने नील के दादाजी भी आ गए और आदेश सा देते हुए बोले, ये सोच विचार का समय नहीं है। नील तो है यहाँ, अब तो स्वरा भी है, तुम और उपेंद्र तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, परहेजी खाना सब हो जाएगा। मेरे बेटे बहू नहीं होंगे तो क्या, तुम्हारा बेटा बहू तो है। अरे पापा जी, नील को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए अभी महीना हुआ है, इनके भरोसे कैसे? वो हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल ना कर पाऊँ, और ना स्वरा बच्ची है जो घर ना संभाल पाए।
तुम्हारी शादी हुई थी तब तुमने 20 बरस की उम्र में सब संभाल लिया था, और तुम्हारी सास तो 16 बरस की थी जब ब्याह कराई थी। अरे स्वरा कैसे नहीं संभालेगी घर? क्यों स्वरा, संभाल लोगी ना? हाँ जी दादाजी। क्या कहती स्वरा और क्या कहती नलिनी अपने ससुर जी को, जो पुराने कालखंड में जी रहे थे। कैसे कहती कि तब के और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। फिर भी उसका सिर ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया, जो विपरीत परिस्थिति के चलते मैं खुद को संभाल लूँगा कहकर उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जबकि वो जानती है कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी स्वरा के भरोसे छोड़ने के नाम से ही उसे डर लग रहा था। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभाल, पर पापा जी और परिस्थितियों के आगे वो विवश थी। यूं तो स्वरा 1 महीने से घर में है, पर अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गया। नील की शादी के बाद बामशक्कत घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौट पाई। अब अचानक घर छोड़ छाड़ कर अहमदाबाद के लिए निकलना मन को साल रहा था। आखिरकार मौके की नज़ाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजों और दवाइयों के बारे में नील और स्वरा को समझाकर, काम वाली बाई से ज़रूरत पड़ने पर खाना बनाने का काम संभाल लेने की मिन्नतें करके वो और उपेंद्र तुरंत फुरत महंगी टिकट लेकर हवाई जहाज़ से ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। नेहा का नवा महीना चल रहा था। ऐसे में आने वाला कब मचल उठे कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर नेहा का चेहरा खुशी से खिल गया था। सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद सलील भी कनाडा चले गए। नलिनी ने बेटी के घर की सारी व्यवस्था संभाल ली और उपेंद्र ने बाहर की। नेहा और नन्ही परी के बीच समय कैसे निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फ़ोन करने पर पापा जी यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है कहकर तसल्ली दे देते। नन्ही बिटिया और उसकी नन्ही बिटिया की सेवा करके प्रसन्न थी, पर गाहे बगाहे घर की चिंता भी घेर लेती। महीना बीतते बीतते उपेंद्र भी घर जाने को हुड़कने लगे थे। 40 दिन बाद नेहा ने खुद ही कह दिया, मम्मी अगले हफ्ते सलील आ जाएंगे, मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो भोपाल जाने का प्रोग्राम बना लो। ये सुनकर नलिनी ने राहत की सांस ली। मन तो घर में अटका ही था, बस सलील के आने का इंतज़ार था। उसके वापस आते ही और 2 दिन रुककर नलिनी ने वापस का टिकट तत्काल से करवा लिया। साथ ही उपेंद्र, सलील और नेहा को भोपाल पहुंचने की खबर न देने की ताकीद कर दी। सरप्राइज़ का मज़ा रहेगा, नलिनी ने कहा तो सब खुशी खुशी मान भी गए। किसी ने नहीं बताया कि अमुक दिन दोनों भोपाल पहुंच रहे हैं। हालांकि उपेंद्र सरप्राइज़ वाले आइडिया से कुछ असहज थे। रास्ते में उन्होंने इस बाबत नलिनी से बात की तो उसने ये कहकर चौंका दिया, पहली बार स्वरा के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेवारी छोड़ी है। पापा जी और नील कहते रहे सब ठीक है, अब कितना सब ठीक है ये अचानक पहुंचूंगी तो पता चलेगा। कितने पानी में है स्वरा इसका भी अंदाज हो जाएगा। नलिनी की बात सुनकर उपेंद्र अवाक रह गए। पहुंचने की खबर न करने के पीछे छिपी मानसिकता में षड्यंत्र की बू आई थी। बहू को अब तक हाथों हाथ रखने वाली पत्नी का नया चरित्र उपेंद्र को डरा रहा था। वो तो समझे थे कि वो अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य में डुबोने का मंतव्य रखती है, पर यहाँ तो किसी को परखने की साजिश थी। नई नई ब्याहता के लिए ऐसी भावना रखना उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, पर चुप रहे क्योंकि नलिनी अपनी चाल चल चुकी थी। बिना किसी को सूचित किए उपेंद्र नलिनी घर पहुंचे। ताला देकर खुद सरप्राइज हो गए। बाहर का गेट घर के ऊपर वाले हिस्से में रहने वाले किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं, पर कहाँ हैं ये उसे पता नहीं था। घर के बरामदे में उन्हें बैठा देखकर वो चाबी लेने चला गया। आसपास नज़र दौड़ाते नलिनी और उपेंद्र बेतरह चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की मेज की आराम कुर्सी और मेज बरामदे में रखी देखी। किराएदार से चाबी लेकर ताला खोला गया तो एक बारगी दोनों ही सकते में आ गए। पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। दीवान, अलमारी, तिपाई सब बरामदे से लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर नलिनी को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग्स,
कैन की कुर्सियाँ जिनमें मखमल की गद्दियाँ लगी हुई थीं, अखबार पढ़ने के लिए तिपाई, एक छोटा टीवी, सारी सुविधा से संपन्न बुजुर्ग आज उसकी अनुपस्थिति में गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कहाँ तो उपेंद्र नलिनी से पूरे रास्ते खफा रहे और कहाँ अब स्वरा की ओर से आशंकित होने को मजबूर थे। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो उपेंद्र, पापा जी का ये हाल किया तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई नलिनी पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक ही था, नील के ऊपर भी उसे बहुत क्रोध आया। घर में आए बदलाव को कोस ही रही थी कि तभी बगल वाली पड़ोसन आ गई। नलिनी को देखकर हुलस कर बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो मिलने चली आई। अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। एक दो बार आई मिलने तभी जाना कि तुम्हारी बहू रानी ने उन्हें अपने कमरे से बेदखल कर दिया। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती थी। सच कहूँ बड़ा बुरा लगता था। पड़ोसन के खुलासे पर नलिनी सन रह गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद पड़ोसन ठंडी सांस लेकर बोली, अब हम लोग तो उसे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती हैं। कहीं पलट कर कुछ कह देती तो भाई मैं तो नहीं सह पाती। बस तुम्हारे ससुर को देखकर कलेजा फटता था। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो। बेटा जी, आप मेरे लिए इतना परेशान थी जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। अचानक बरामदे से कमरे में घुसते पापा जी बोले तो पड़ोसन हकबका गई और नलिनी सिर पर आंचल रखकर ससुर जी के पांव छूने लगी। आप कहाँ गए थे पापा, और अकेले कहाँ से आ रहे हैं। अकेला नहीं हूँ, स्वरा है मेरे साथ। बाहर कोई जान पहचान वाला मिल गया सो उससे बात करने लगी। पर ये बताओ, तुम लोग आने वाले हो, ये किसी को बताया था क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। पापा जी ने पूछा तो उपेंद्र बंगले झांकते हुए बोले, किसी को नहीं बताया था पापा। दरअसल नलिनी आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। उपेंद्र की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते बोले, सरप्राइज तो हम अच्छे से हो गए, पर जान जाते तुम लोग आने वाले हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना लेते, घर पर ही मिलते। सब ठीक तो है पापा? उपेंद्र ने चिंता से पूछा तो बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज़ कंट्रोल है। पापा जी पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में। नलिनी के आवेश पर उन डब्बे के कोण पर घूमते हुए पड़ोसन से मुखातिब हो बोले, अरे अभी इन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, तुम जो अभी मेरी बहू के कान भर रही थी कि मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया गया है, तो सोचो ऐसी हालत में तो मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू की नाक में दम ना कर देता कि जल्दी आओ। सॉरी अंकल जी, मैंने जो महसूस किया सो कह दिया नलिनी से। दिक्कत यही है बेटी, हम जो महसूस करते हैं वो सही पात्र से नहीं कहते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है। नलिनी, उपेंद्र ने इस घर का सबसे अच्छा बड़ा कमरा मुझे दिया, इतने प्यार से सजाया संवारा, पर सच कहूँ तो कमरे से बरामदे और लॉन के बीच की दूरी के चलते आलसवश टहलना छूट गया। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी? नलिनी हैरान हुई तो पापा जी भावुक होकर बोले, संकोचवश न कह पाया। कैसे कहता बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना है? अरे पापा, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इतना संकोच कर बैठेंगे। तू तो मेरी प्यारी बहू है, सो हाँ थोड़ा संकोच तो हुआ ये सोचकर कि तुझे बुरा ना लगे। पर तेरी बहू तो तेरी माँ बन गई, वो तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और ख़राब हो जाएंगे। इसने मेरे कमरे की कुर्सी मेज़ निकलवा कर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है। ये सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएं। कुछ दिन अटपटा लगा, उलझन भी हुई, पर बाद में यही सही लगने लगा। अब आराम करने की तलब होने पर बरामदे और लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था।
गेस्ट रूम से लॉन बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो लॉन में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। उनसे दो बातें भी कर लेता हूँ, मन बदल जाता है। छोटा वाला तो रोज़ नियम से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। पापा जी कहते कहते कभी कुछ खो से जाते और कभी आवेश में कहते, बुरा ना मानना बेटी, ये कमरा छोटा जरूर है पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता है। वो क्या है ना, आसपास खिड़की दरवाजे मेज कुर्सी का सहारा है, मिल जाता है तो छड़ी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। नलिनी और उपेंद्र बदले बदले से घर और बदले नज़रिए से पापा को सुन रहे थे कि तभी स्वरा का प्रफुल्लित स्वर गूंजा, अरे वाह मम्मी जी, आप आ गईं। नलिनी उसे देख चौंकी पर इस सहजता से पैर छूते बोली, बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, पता होता तो आज हम हॉस्पिटल न जाते। नलिनी की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, पर पापा जी ने उसे उबारा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। स्वरा चहकते हुए बोली, आज सरप्राइज़ का दिन है क्या? मम्मी जी पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। देख लो मेरी सैर रंग लाई। पापा जी को श्रेय लेते देख स्वरा हंसकर बोली, मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ किए दादाजी को टहलाने के लिए। शुरू शुरू में तो दादाजी आज कल कहकर टालते रहे और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहे। बस एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दिया। अब प्यासे को कुएं के पास तो जाना ही था। इस कमरे के पास बरामदा होने से इनका अड्डा यहीं जमने लगा है। बरामदे और लॉन की पूरी धूप वसूलते हैं। स्वरा हंस रही थी, पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर नलिनी अभी भी मौन थी। उसे गंभीर देखकर स्वरा की हंसी थम गई। वो कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी, नील ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगी तब तक जनवरी की ठिठुरन वाली सर्दी निकल जाएगी और आपके आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसी कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गई और मेरी खुराफात पकड़ी गई। बच्चों के से निश्चल मन वाली बहू को देख नलिनी का मन भीग गया। स्वरा का चेहरा दोनों हाथों से थाम कर बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? सिक्के के दूसरे पहलू का। एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता, आज जान लिया। अरे बाप रे, इतनी फिलॉसफी? स्वरा खिलखिलाई तो नलिनी भावुक होकर कहने लगी, अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्गों को उपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा और सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे से ही बांध दिया, साथ ही अकेलेपन से भी। नलिनी के गांभीर्य से सबके चेहरों से मुस्कान गायब होती, उससे पहले ही नलिनी ने गंभीरता का चोला उतार फेंका और उल्लास से लबरेज बोली, इसका कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक तो यहाँ ठीक है, पर गर्मियों में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफ़ा और क्वीन साइज़ बेड लगा देंगे। आने जाने वाले अब से पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वहाँ रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और भी बढ़िया आइडिया है। स्वरा ने कहा तो पापा जी हंसकर बोले, वैसे इस कमरे की आदत होने लगी थी। ऐसा है तो आप दिन में यहाँ और रात को वहाँ सो सकते हैं। स्वरा ने सुझाया तो उपेंद्र हंसकर बोले, ये लो जी एक और आइडिया। पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, सब जानता हूँ, दोनों कमरों की देखभाल मुझसे करवाना चाहती हो। और नहीं तो क्या, इस बहाने आपका एक कमरे से दूसरे तक चलना फिरना तो होगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे, हाय मेरा घुटना जाम हो गया। अपनी नकल उतारती स्वरा को देख पापा जी कानों से हियरिंग एड निकालते हुए मुस्कुरा कर बोले, नलिनी तेरी बहू बहुत शरारती है। मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। नलिनी तपाक से बोली तो सब हंसने लगे। इस बीच किराएदार के बच्चों की गेंद बरामदे में आ गई। जो पापा जी 2 कदम चलने से कतराते थे, वो बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बड़े उत्साह से बढ़ रहे थे। नलिनी और उपेंद्र के लिए ये दृश्य सुखद था। आंटी जी आप चाय पिएंगी?
स्वरा ने बुझी हुई सी बैठी पड़ोसन से पूछा तो इतनी देर से भौचक्की सी बैठी, पल पल बदलते घटनाक्रम में खुद के लगाए कयास की दुर्दशा होते देख घोर कष्ट से पहलू बदल रही थी। घर में काम बहुत है, कहते हुए बड़े बेआबरू सी वो उस कूचे से झटपट निकल गईं। जाती हुई पड़ोसन को नलिनी ने नहीं रोका, क्योंकि उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था, जो खिलखिलाते हुए गेंद किराएदार के बच्चों की ओर उछाल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई एक सकारात्मक और सशक्त कहानी मूल्यांकन। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आती है तो लाइक करें और साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।